है ना। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों लॉर्ड डलहौजी के बारे में कि लॉर्ड डलहौजी ने किस किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विलय की नीति चलाई, विलय की नीति के सिद्धांत को पालन किया और कैसे इनके कारण ही महान जो 1870, हालांकि वो केवल एक यही रीज़न नहीं था, और भी कई सारे रीज़न थे जिससे कि 1857 की क्रांति को जन्म दिया, लेकिन उनमें से मुख्य रीज़न ये भी था, है ना, मुख्य कारण ये भी था। तो हम देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहला इनके टाइम पे हुआ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय। तो ब्रिटिश सबसे बड़ा जो है उनका है पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय। इनके सीधे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति पर चलते थे। इन्होंने कहा पंजाब में कोई शासन नहीं रह गया है, ब्रिटिश शासन में, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, है ना। किस में कर दिया था इन्होंने? 1849 में। ये सन भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कब किया कब था। देखो ये 1848 में आए हैं, 1848 में आए हैं और सीधे सीधे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति का पालन कर रहे हैं, विलय की नीति का पालन कर रहे हैं। तो इन्होंने सीधे क्या कर दिया है, ब्रिटिश पंजाब में क्या था, महाराजा रणजीत सिंह थे, तो उनके टाइम पे बहुत ही संगठित तरीके से साम्राज्य चला। लेकिन जैसे ही महाराजा की मृत्यु हुई 1836-37 के आसपास, 39 में मृत्यु हुई ऐसे महाराजा की, तो उनका कोई उत्तराधिकारी उतना योग्य साबित नहीं हुआ। जब योग्य साबित नहीं हुआ तो उनके उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो गया। उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो गया तो कभी इसके हाथ में शासन जा रहा, कभी उसके हाथ में। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो लास्ट में बचे थे एक महाराजा दलीप सिंह। तो दलीप सिंह अवयस्क थे, तो उनको बोल दिया कि बेटा तुम शासन नहीं चला पाओगे, तुम जाओ इंग्लैंड। तो उनको पेंशन देकर के इंग्लैंड भेज दिया गया कि आप इंग्लैंड जाओ। वो एक थी महारानी जिंदा, तो महारानी जिंदा को बोल दिया गया शेखपुरा कि आप ये लो 48,000 रुपये वार्षिक की पेंशन लो और सीधे शेखपुरा जाओ, अब यहाँ पे रहना नहीं षड्यंत्र करने के लिए। अब पंजाब में कोई बचा नहीं, तो बस पंजाब को अपने में सीधे सीधे विलय कर लिए। बोल दिए कि पंजाब में कोई शासन ही नहीं, उत्तराधिकारी ही नहीं इसका, हम इसको विलय कर लेते हैं। तो पंजाब सीधे सीधे पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कौन कर लिया है? लॉर्ड डलहौजी ने किया है। उसका सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1849 में पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो डलहौजी ने किया था। और सन भी इंपॉर्टेंट है, क्या है? 1849 में, ठीक है, ये किया गया। और इन्होंने कोहिनूर हीरा भी महारानी को भेज दिया था, है ना। यहाँ पे इनके पास में ही था, महाराजा रणजीत सिंह के पास था कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा भी उस टाइम की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया के पास इन्होंने भेज दिया। किससे? सिख साम्राज्य से प्राप्त किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और उसने भेज दिया किसको? महारानी विक्टोरिया को। ये लीजिए कोहिनूर का हीरा हिंदुस्तान से यहाँ से लेकर के महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, है ना। तो ये हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया। उसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी रामराज्य में मिला लिया गया। 1852 है पीगू एवं लोअर बर्मा। लोअर बर्मा क्या है? लोअर बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। अब यहाँ पे लोअर बर्मा मतलब अपर को अभी नहीं मिलाए हैं, इधर करके, या इस साइड नहीं, इस साइड, इस साइड ये बोलते हैं क्योंकि अंग्रेजों का राज्य अभी इधर है, तो यहाँ से आएंगे तो लोअर बर्मा इसको बोलते थे। तो अब पूरे साम्राज्य को यहाँ पे नहीं मिला पाए हैं अभी ये जो यहाँ का शासक है। तो पीगू को एवं लोअर बर्मा को बस अभी इन लोगों ने हाल फिलहाल में मिलाया, और फिर दूसरा कुछ हस्तक्षेप करके इसको फिर म्यांमार को ही मिला लेंगे। तो डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। अब देखिए 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर लिया। अब सीधे सीधे विलय की नीति पर चल रहे हैं, डलहौजी चल रहा है। पंजाब का विलय किया, फिर सिक्किम का विलय कर लिया, फिर 1850 में पीगू एवं लोअर बर्मा का विलय कर लिया। हाँ, इस 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। इन्होंने क्या कर दिया? इसने, डलहौजी ने, इनाम कमीशन। इनाम कमीशन क्या है? अभी इनाम देने वाला कमीशन नहीं है, ये है इनाम, उसका नाम होगा, जिसकी अध्यक्षता में इसका होगा। इनाम उसका नाम है और कमीशन मतलब वही काम करने की जो कमेटी है उसका है। तो इनाम देने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूछता है कि
लॉर्ड डलहौजी के समय में इनाम कमीशन किसके लिए बनाया गया था? तो इनाम कमीशन इनाम पुरस्कृत राजाओं को पुरस्कृत करने के लिए, सैनिकों को पुरस्कृत करने के लिए, पहले यही ऑप्शन देगा। या दूसरा, जो जागीरें बाकी है जिन पे कोई राजस्व अभी तक नहीं लिया जा रहा है, उनको जब्त करने के लिए। तो वही है, जो जागीरें हैं भूमि कर रहित, जो जागीरें हैं उनका पता लगाने के लिए, जागीरों का पता लगाना। जागीरों को पता लगा करेंगे क्या? पता लगा के उनको छीन लेंगे। मतलब जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, या तो उनके ऊपर टैक्स लगा देंगे, या तो उनको छीन के ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार के अंडर में कर लेंगे। मतलब जिस पे कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा, वो जमीन सीधे सरकार की है ना। तो इनाम कमीशन की नियुक्ति इसलिए की गई थी। अब उसके बाद इन्होंने व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ जो विलय की नीति बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत क्या है? व्यपगत का लेना मतलब छीन लेना, वही होता है विलय कर लेना। तो इनको सीधे सीधे हिंदी में एक अच्छा सा नाम है व्यपगत का सिद्धांत। तो इन्होंने क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब क्या है? व्यपगत का सिद्धांत, या विलय की नीति भी कभी कभी आ जाएगा। तो विलय की नीति भी यही है और व्यपगत का सिद्धांत भी यही। इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। अब देखिए, इस नीति के तहत कौन कौन से राज्यों को व्यपगत के सिद्धांत में विलय किया था इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने सतारा को विलय किया 1848 में इन्होंने किया था सतारा को व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार। इनका तो वही है कि सीधा सीधा मिला लो सभी को, है ना। तो पंजाब को मिला लिया, सिक्किम को मिला लिया, पीगू लाहौर को मिला लिया, है ना। और अब मिला रहे हैं सतारा को मिला लिया। जैतपुर और संभलपुर को कब मिला लिए? ये 1849 में मिला लिए जैतपुर एवं संभलपुर, है ना। तो जैतपुर है कहाँ पे? जैतपुर बुंदेलखंड में है और संभलपुर उड़ीसा में। तो ये मिला लिए 1849 में। बघाट 1850 में। उदयपुर को मिला लिए 1852 में। 1852 में उदयपुर को मिला लिया 1852 में। उसके बाद आता है झांसी का नंबर 1853 में। 1853 में झांसी, 1853 में झांसी। नागपुर 1854। उसके बाद आते हैं, ये हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है 1854 नागपुर आता है। और उसके बाद लास्ट में आता है 1856 में अवध, है ना। तो पूछता कौन कौन से? सबसे पहले विलय नीति के तहत किसको मिलाया गया था? यह क्रम दे देता है किसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो मिलाए जाने वाले राज्य हैं उनका क्रम क्या है? सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, है ना। तो इनका क्रम पूछ लेगा कि कौन कौन से मिलाए गए थे। जैसे कि बोल देगा इनका मिलाए जाने। सन भी पूछता है, सन भी इंपॉर्टेंट है, सन के साथ ही पढ़ना है। एक ये दे देगा, इधर दे देगा कि 1849, 1853, 1854, 1856, ये दे दिया। इधर दे दिया अवध, इधर दे दिया झांसी, इधर दे दिया नागपुर, और इधर दे दिया सतारा। ये इनको मिलाने का क्रम बताइए कि कौन कौन से किस किस टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी ने किसको स्टेट को कब कब मिलाया था। तो ये बताना पड़ेगा आपको, है ना, कि 1849 में किसको मिलाया, 53 में किसको मिलाया, 54 में, 56 में। और दूसरा, इनको मिलाने का क्रम क्या है। जैसे दे देगा पहले सबसे मिलाया सतारा को, उसको मिलाया, उसके बाद मिला लिया, दे देगा कि नागपुर को मिलाया, है ना। फिर बोल देगा कि अवध को मिलाया, फिर बोल देगा कि झांसी को मिलाया। एक ऐसे करके क्रम दे दिया। और दूसरा क्रम ही दे देगा सबसे पहले सतारा, है ना, बीच में कोई छोड़ भी सकता है एक। फिर दे दिया नागपुर, है ना, फिर दे दिया झांसी, फिर झांसी दे दिया, उसके बाद दे दिया नागपुर, उसके बाद फिर दे दिया लास्ट में अवध। तो बोल देगा
इनमें से कौन सा सही है। तो 3-4 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला सही। और ये तो जोड़ी मिलाने वाला है, तो जोड़ी मिलानी पड़ेगी आपको। जो जोड़ी कैसे मिलाएंगे, सबसे पहले कौन सा है 1856 में कौन सा है, अवध हो गया, है ना। 53 में कौन है, 53 में झांसी है, ठीक है। और उसमें 54 में क्या है, 54 में नागपुर है, ये हो गया, है ना। और क्या बचा, 49 में 17, है ना। 48 में कर लेते हैं इसको, 48 में, तो 48 में क्या बचा, 17। तो जोड़ी मिला वाला ऐसे करना पड़ेगा आपको, है ना। और अगर क्रम वाइज पूछ लिया तो ऐसे करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहाँ से पूछता ही है, या तो किसी एक कोई पूछ सकता है कि झांसी को, सबसे फेवरेट क्वेश्चन तो यही है अवध वाला इनका, है ना, क्योंकि अवध बहुत बड़ा कारण था एक 1857 की क्रांति होने का। तो ये दे देगा कि निम्नलिखित में से अवध को किस सन में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो 1856 में। दूसरा, अवध को क्या बहाना लगा करके किया गया था, कुशासन का आरोप। अवध को ये बोल दिया गया कि यहाँ का शासन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, वो जो नवाब है तो वो अच्छे शासन चला नहीं पा रहा, क्योंकि अवध को और कोई दूसरा तरीका नहीं था कि उसका शासन छीन सकते। उसके बाल बच्चे भी थे, उसको जनता प्रिय भी थी, और सब कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक उनको छीनना था, तो दूसरा बहाना बना दिया। क्या बहाना बना दिए, किसी न किसी बहाने से, कि आप शासन अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, है ना। तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध को छीन लिया गया। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है कि अवध को कब मिलाया गया अंग्रेजी साम्राज्य में, 1856 में। किसने मिलाया, लॉर्ड डलहौजी ने। और अवध को किस बहाने से या किसके कारण से अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। पहला बोलेगा कि ये लोग अंग्रेज के क्या षड्यंत्र कर रहे थे, या दूसरा दे देगा कि कुशासन का आरोप लगा करके। तीसरा कुछ और दे देगा कि यहाँ का वारिस नहीं था उनकी गद्दी का कोई, इसलिए कर रहे थे। या चौथा कुछ और दे देंगे। तो कौन सा है इनको, कुशासन का आरोप लगा करके। तो सबसे प्रीवैलेंट जो क्वेश्चन है वही है कि 1856 में किया गया था उनको कुशासन का आरोप। तो ये वाला है, दूसरा इस तरीके से दे सकता है, तीसरा इस तरीके से दे सकता है। तो तीनों तरीके से आपको रेडी रहना है। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, इस टाइम जो अवध का नवाब है वो उसका नाम है वाजिद अली शाह, और वो जनता में बहुत ही फेमस है, वाजिद अली शाह। तो जब इसको हटाया गया गद्दी से, तो फिर जनता अंग्रेजों के खिलाफ में हो गई। तो वाजिद अली शाह एक प्रसिद्ध और प्रिय शासक था जनता का, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसने लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया है, इसने 1856 में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। अब देखिए कलकत्ता से यहाँ पर इसको समझ गया था कि यहाँ पर हमारा ज़्यादा दाल नहीं गलने वाली, तो यहाँ पे क्या था, तोपखाना। पहले यहीं पे सारे अपने हथियार गोले बारूद सब बना रहे हैं यहीं पे। तो समझ गया कि यहाँ से कुछ ना कुछ उसको साजिश की बू आने लगी थी कि अब हमारे खिलाफ में साजिश हो सकती है। तो अब एक 1824 में बैरकपुर का विद्रोह हो भी चुका था, तो इसने क्या कर दिया कि यहाँ से ला करके यहाँ पे मेरठ में स्थापित कर दिया। बोले यहाँ पे हमारा ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ से कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो तोपखाना यहाँ से लेकर कहाँ चला गया, मेरठ, ये मेरठ चला गया। और दूसरा इसने राजधानी जो है शिमला में स्थापित कर दी। तो और सेना का मुख्यालय, सेना का जो हेडक्वार्टर है, तोपखाना यहाँ स्थापित कर दिया, ये तोपखाना है। और यहाँ सेना का जो हेडक्वार्टर है वो क्या कर दिया, शिमला में। सेना का सैन्य हेडक्वार्टर, मतलब सेना का हेडक्वार्टर कर दिया शिमला में, और दूसरा कर दिया तोपखाना कर दिया मेरठ में। यह है कि सेना का जो तोपखाने को कलकत्ता से हटा करके कहाँ स्थापित किया गया था, मेरठ में। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। और उसके बाद शिमला को भी स्थापित करने का जो श्रेय है लॉर्ड डलहौजी को जाता है, क्योंकि वहाँ क्यों ये शिमला में क्यों गए ये लोग, क्योंकि अंग्रेज जो आते थे वो आते थे ठंडी जलवायु से, और यहाँ रहती थी हिंदुस्तान में क्या गर्म जलवायु रहती है, कलकत्ता में या पूरे भारत में। तो ये अपने जैसी जलवायु ढूंढ रहे हैं। तो अपने जैसी जलवायु कहाँ मिले, पहाड़ों पर मिलेगी, या तो उत्तराखंड में, या तो शिमला में, या तो यहाँ पे हिमाचल में मिलेगी। तो हिमाचल में गए, शिमला में इन्होंने पूरा सैन्य अड्डा अपना बनाया, और फिर बाद में यही इनकी दूसरी राजधानी भी बन गई थी। अंग्रेज लोग कहीं आते थे तो पूरा काम करते थे यहाँ, और गर्मियों के टाइम पे कहाँ चले जाते, शिमला मनाली को डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है, अंग्रेजों को ही जाता है ना। क्योंकि एक बड़े लेवल पे उन्होंने डेवलप किया, पहाड़ों पे उनको पहाड़ अच्छे लगते थे, ठंडी अच्छी लगती थी, पेड़ घने जंगल वहाँ सभी रहता था। तो पहले गर्मियों में ठंडियों में यहाँ सब रहते, जब तक माहौल यहाँ अच्छा रहता था, मौसम अच्छा रहता था, तब तक यहाँ रहते थे पूरा। और उसके बाद जैसे ही गर्मियाँ बढ़ती थी हिंदुस्तान में, यहाँ वो लोग गर्मियों के आदी नहीं थे, और उस टाइम तक AC वगैरह भी डेवलप नहीं हुआ था। तो इसलिए क्या है, उन्होंने पहाड़ों पे अपना ठिकाना बनाया। तो पहाड़ों पे कहाँ बना लिया, शिमला बना लिया। तो इसको किसने बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने।
शिक्षा संबंधी सुधार भी कुछ किए गए इनके टाइम पे। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 में वुड्स डिस्पैच को लागू किया। अब देखिए यहाँ पे 1854 ईस्वी में एक वुड्स डिस्पैच था। वुड्स उनका नाम है, वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड शायद नाम था उनका, चार्ल्स वुड। तो इन्होंने क्या है, शिक्षा संबंधी कुछ सुधार बताए कि हमें, जैसे कि लॉर्ड मैकाले क्या लागू कर गया था 1833 में, उन्होंने मैकाले समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, विधि आयोग का सदस्य थे वो, और उन्होंने पूरा अंग्रेजी माध्यम लागू कर दिया था। तो अब 20 साल हो चुके हैं 53 में, तो चार्टर फिर से रिन्यू हो गया 1853 का चार्टर। अब उसमें शिक्षा के लिए भी मांग उठने लग गई है कि आप शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ और सुधार करिए। तो इन्होंने क्या किया, वुड्स डिस्पैच एक लागू कर दिया कि भाई वुड्स की अध्यक्षता में इन्होंने एक कमेटी बना दी। बोला कि शिक्षाओं की जितने भर चीज़ें हैं उनका अध्ययन करो और ये बताओ कि हिंदुस्तानियों को छूट दी जा सकती है नौकरियों में कि नहीं, अंग्रेजी मीडियम में इनको अपने यहाँ पे बुलाया जा सकता है कि नहीं, और क्या क्या छूट दी जा सकती है, कौन सा माध्यम होना चाहिए, हायर एजुकेशन का क्या माध्यम होना चाहिए और प्राइमरी एजुकेशन का क्या माध्यम होना चाहिए, इन सब पे मंथन करके हमको बताओ। तो वुड्स ने बहुत सारी रिपोर्ट पूरी बना करके लागू की और उसी को लागू कर दिया वुड्स डिस्पैच। किसने लागू कर दिया, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे लागू कर दिया गया। तो अब देखिए क्या क्या करते हैं ये। तो हमको इतना ही करना है, वुड्स डिस्पैच कब लागू हुआ 1854 में और किसके टाइम पे लागू हुआ, फिलहाल हमको इतना ही पढ़ना है। प्री के लिए केवल इतना ही पढ़ना है और मेंस के लिए फिर पढ़ेंगे कि वुड्स डिस्पैच में के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो हम फिर पढ़ेंगे वहाँ की प्राइमरी के लिए किया गया, हायर एजुकेशन का माध्यम ये होना चाहिए, इतने रुपए अलॉट किए गए। ये तो प्री का जो सब्जेक्ट है वो नहीं है सब्जेक्ट, इसका अभी वुड्स डिस्पैच जो है वो क्या है, प्रीलिम्स के लिए इतना ही पढ़ना है कि वुड्स डिस्पैच के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था और किस टाइम पे लागू हुआ था। 1854 में लागू हुआ वुड्स डिस्पैच और गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड डलहौजी, इसके टाइम पे लागू हुआ है। इनके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 में 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता मद्रास में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। अच्छा ठीक है, तो इसमें वुड्स डिस्पैच ने क्या कर दिया कि स्कूल और कॉलेज स्थापित करने का सिलसिला जारी कर दिया। कैसे, इन्होंने क्या कहा, जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, हर जिले में क्या रहेंगे, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल। ये एंग्लो वर्नाकुलर क्या होता है, लोकल स्कूल जो रहेंगे वो अंग्रेजी भाषा के ही रहेंगे। तो एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, ये स्कूल हो गया, स्कूल पे भी ध्यान दिया इन्होंने और हायर एजुकेशन पर भी ध्यान दिया। हायर एजुकेशन में क्या किया इन्होंने, तथा प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज। अच्छा, प्रमुख नगरों, जिले में क्या कर दिया, स्कूल, और प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज। कॉलेज हर जिले में तो नहीं हो सकते थे, सरकारी कॉलेज मतलब ये जहाँ भी फेमस बड़े बड़े नगर थे उनमें सरकारी कॉलेज कर दिए। तो इन्होंने कर दिए, तो एंग्लो स्कूल भी हो गए, कॉलेज भी हो गए, और इनका जो सबसे बड़ा काम है वो सबसे बड़ा काम क्या है, इन्होंने 3 विश्वविद्यालय खोल दिए। 3 विश्वविद्यालय कहाँ खोल दिए इन्होंने, 1857 में। प्रेसिडेंसी क्या थी, पहले प्रेसिडेंसी इनकी 3 थी, एक यहाँ थी बंगाल में, दूसरी थी मद्रास में और तीसरी थी बम्बई में, है ना। तो पहले से ही इनके जो इनको प्रेसिडेंसी कहते थे लोग, है ना, क्योंकि पहले से इन्हीं का शासन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से यहीं पे चलता था। और बाकी तो अभी कब्जा कर रहे हैं तो उतना अच्छे से वो जमा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मद्रास में, बम्बई में और कलकत्ता बंगाल में 3 जगह पे उनका शासन अच्छे तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बंगाल, तो इन्हीं को कहते हैं वो प्रेसिडेंसी। तो 1857 में यहीं पर उन्होंने विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए, विश्वविद्यालय क्या कर दिए इन्होंने, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय कहाँ पे किए, बंगाल में किए, मतलब कोलकाता में, कोलकाता, मद्रास और बम्बई, मतलब बम्बई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई है, 1857 के एक्ट द्वारा स्थापित की गई। 1857 में 3 प्रेसिडेंसियों, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। बाकी ये बस क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ये भी कभी नहीं पूछा है कि जिले में कितना किए गए, प्रमुख नगरों में क्या किया गया। क्वेश्चन ये पूछा वुड्स डिस्पैच कब लागू हुआ, तो वुड्स डिस्पैच कब हो गया, 1854 में। और ये दूसरा कि 1857 के यूनिवर्सिटी एक्ट से कहाँ कहाँ पे विश्वविद्यालय स्थापित हुए, तो कहाँ कहाँ पे हुए थे, प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। तो ये कर गया। हालांकि उस टाइम तक ये पारित करवा दिया था, लेकिन 1857 के बाद डलहौजी हट गया था ना।
क्योंकि 56 में हट गया था डलहौजी, और ये जो एक्ट पारित करवा गया था, लेकिन वो 1857 में फिर कॉलेज फिर उसी के हिसाब से लागू किए गए, मतलब स्थापित किए गए। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। अब देखिए कॉलेज भी बना दिया इसने, बहुत सारे इसे सुधार किए हैं, सुधारों का जनक भी एक्चुअली इसी कहा जाता है। हालांकि उसने अपने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को प्रसारित करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश साम्राज्य को का एक्सपेंशन करने की नज़र से पूरा वो प्रेरित था उसके विजन से कि मतलब हम पूरे साम्राज्य में, पूरे भारत में क्या करेंगे, अपना राज्य कायम करेंगे, कंपनी के साम्राज्य को फैलाएंगे, और इसी दिशा में से सुधार भी बहुत सारे कर डाले। रेलवे का जनक कर दिया, पोस्ट ऑफिस या जो पोस्ट को सुधार, इंडियन पोस्ट को अच्छा बना दिया उसने, डाक तार व्यवस्था सही कर दी, और जो भर्तियां होती हैं अभी केवल यहीं पे होती हैं उसको उनके लिए खोल दिया। तो बहुत सारे सुधार भी इसने कर दिए। तो हम देखते हैं क्या क्या सुधार इसने किए हैं। रेलवे का जनक पहले तो हो गया यूनिवर्सिटी, है ना, अच्छे कामों में से गिन लीजिए। यूनिवर्सिटी 3 कहाँ पे, कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। 3 प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, रेलवे, भारतीय रेलवे का जनक। रेलवे को सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था ना, रेलवे को। रेलवे का काम क्या होता था, इनको सामान ढुलाई में परेशानी होती थी एक जगह से दूसरे जगह, तो इन्होंने रेलवे लाया। तो क्योंकि रेलवे जो है 1824-25 में ही इंग्लैंड में आ चुकी थी, तो 25 से देके 35-45 और ये 30 साल बाद, लगभग 30 साल के आसपास, 29-30 साल के आसपास फिर इंडिया में भी इन लोगों ने रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्योंकि यहाँ का टेरिटरी ज़्यादा बड़ा था और सामान लाना ले जाना, कई सारे इसके पर्पज़ थे। कैसे, क्या का पर्पज़ था रेलवे का? रेलवे का पहली बात सामान लाना ले जाना, है ना, सामान, खाद्यान्न वगैरह ये है। दूसरी बात है, इनको जहाँ भी विद्रोह होता था तो वहाँ पर सैनिकों को तुरंत पहुँचा दिया जाता था। उसी से जो रेलवे जैसे कि अभी है, तो वहाँ से सामान भी आएंगे, लोग भी आएंगे जाएंगे, सामान भी ले जाएंगे, मालगाड़ी भी चला देंगे। और दूसरा पर्पज़ उनको जो दूसरा कि अगर कहीं पर विद्रोह हुआ तो वो घोड़े ओड़े से बाद में पहुँचेंगे, पहले रेलवे से जाकर सीधा तुरंत गति से पहुँचेंगे, और उनके पास जो उन्नत तरीके के हथियार है वो क्या करके उनसे विद्रोह को दबा देंगे वहीं पे। तो उनके 2 उद्देश्य, डुअल पर्पज़ उनके सॉल्व हो रहे हैं, मतलब रेलवे से उनको फ़ायदा ही फ़ायदा। और जो रेलवे बनाने का इन्होंने परिक्रम किया है, तो यहाँ के रेलवे की जो पटरी हो गई, उसका रेलवेज हो गई, डब्बे हो गए, सब यहाँ नहीं बनाते थे, वो वहाँ से बना करके लाते थे पूरा। अब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे अपने इंग्लैंड में पूरा, वहीं पर जो भी शेयरिंग उसके उद्योगपति बनाते थे, लगाते थे, और यहाँ पे केवल लेके आते थे वो लोग। मतलब उनके एम्प्लॉयमेंट को रेलवे इंडस्ट्री को पनपने नहीं दिया उन्होंने यहाँ पे, मतलब वहाँ से बना बनाया लाते थे ताकि फ़ायदा हो तो उनको हो, रोजगार जन्मे तो ब्रिटेन में जन्मे, और फिर यहाँ पे लाए वो। यहाँ पे केवल सामान लाने ले जाने का काम करते थे, पब्लिक चढ़ती थी, वो इनका फिर एडवांटेज पॉइंट हो गया भारतीयों के लिए, और विद्रोह दबाने का काम वो इसी से करते थे, है ना। तो रेलवे तो रेलवे का जनक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो 1853 में बम्बई से पुणे, है ना, यहाँ पे चलाई गई थी। कितने किलोमीटर थी ये भी पूछता है, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, है ना। 1853 में रेल पहली बार चलाई गई थी बम्बई, और वहीं की सिटी है एक, मुंबई के नज़दीक में पुणे, और पुणे के बीच में 34 किलोमीटर का सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी, ट्रायल किया गया था उसका। अब देखिए 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। अब 1854 में क्या किया इन्होंने? पोस्ट ऑफिस एक्ट, जो हम लोग देखते हैं डाक तार की व्यवस्था, कि कैसे किसी को संदेश पहले भेजना बहुत ही मुश्किल होता था। पहले या तो खुद जाके दे के आओ, या तो मुंह से बोल दो कि जाओ हमारा ये संदेश बता देना। ऐसे हर कार्य वगैरह होते थे, है ना, पूरा की संदेश जाके बता देना। कोई नाई से कह रहा है, कोई पशु पक्षियों से कह रहा है, कोई कबूतर जा ऐसे कह रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि ये इसको थोड़ा बदलना है। तो इन्होंने क्या कह दिया, पोस्ट ऑफिस का जो व्यवस्था है वो कर दी। सारे पूरे देश में को
पोस्ट ऑफिस एक संचार व्यवस्था को अच्छा कर दिया कि पोस्ट ऑफिस की टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम भेजना पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा आसान होता है। तो उन्होंने कोई भी चिट्ठी आप लिखे पोस्ट ऑफिस में डाल दिए, उसको वो जो वहाँ के सिस्टम के जो लोग रहेंगे वो सीधे अपने पते पर उसको पहुँचा देंगे। मतलब आपको किसी इंसान को भेजने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली किसी रिश्तेदार को भेजने की ज़रूरत नहीं है। और उस टाइम पे फ़ोन वगैरह सोशल मीडिया तो थे नहीं कि जल्दी से जानकारी पहुँच जाती, तो वही एक तरीका था। और एक तीसरा तरीका होता था वही कबूतर भेजने वाला, है ना। तो जा कबूतर जा वाला ज़्यादा हर टाइम पे क्या है कि सक्सेसफुल नहीं रहता था, है ना। कबूतर भेज दिए, पता चला उनको पहुंचना है, पता चला गया उनके पिताजी को पहुंच गया, है ना। तो उस तरीके से कार्यक्रम कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता था। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने पोस्ट ऑफिस की शुरुआत कर दी, इससे टेलीग्राम सटीक माध्यम में पहुँचता था। तो इसमें किसने शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी ने कर दी। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी इन्होंने किया। पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, अब इन्होंने जो बिल्डिंगें इमारतें बनाने का विभाग है, जो इन्होंने किसको कर दिया? सार्वजनिक विभाग, निर्माण विभाग की स्थापना भी इन्होंने कर दी। कहा कि अभी कोई भी नहीं बना पाएगा, मतलब जो सरकारी तरीके से अप्रूव्ड, मतलब एक विभाग ही अलग बना दिया कि जितने बार बिल्डिंगें बनाने का काम है, सरकारी इमारतें बनाने का काम है, हम इन्हीं को देंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग मतलब पब्लिक PWD ना, इसी को कहते हैं PWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम जो है इन्होंने दे दिया। सारे जो बिल्डिंगें हैं गवर्नमेंट की, इन्हीं के द्वारा सरकारी मतलब अब सरकारी जो विभाग है उसके द्वारा ही बनाई जाएंगी। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। अब इन्होंने PSC की स्थापना भी इन्होंने कर दी। एक PSC को एक अलग ही, मतलब पहले कोई भी कर देता था भर्ती उनकी, एक छोटे लेवल के अधिकारी भी कर सकते होंगे, लेकिन बड़े लेवल पे क्या है ना कि एक मुक्त रूप से वो नहीं था। तो PSC की स्थापना किसने कर दी? इन्होंने कर दी। इन्होंने कर दिया पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि जो भी अधिकारियों की नियुक्त की जाएगी वो एक अलग डिपार्टमेंट ही करेगा। मतलब सब कुछ इन्होंने अलग कर दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिल्डिंगें बनाने का काम अलग, ठीक है, संदेशा भेजने का काम अलग, रेलवे का काम अलग, यूनिवर्सिटी अलग, और ये PSC का काम जो है भर्ती करने का काम, जो लोक सेवकों को भर्ती करने का काम है वो अलग। हाँ, तो एक अलग, मतलब सब कुछ ये जब स्पेसिफाइड हो जाता है, हर किसी काम जब अलग अलग डिसाइडेड हो जाते हैं तो क्या कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। कन्फ्यूजन नहीं रहता है तो क्या रहता है, वो काम जल्दी से होता है, प्रोफेशनल तरीके से होता है, और फिर उसमें आगे चल के सुधार भी हो जाते हैं। जैसे कि एक ही आदमी को, जैसे कार बनती है, एक ही कंपनी में पहिया भी बने, एक ही कंपनी में उसका बॉडी फ्रेम भी बने, एक ही कंपनी में उसका इंजन भी बने, तो मतलब वो अगर सारे काम वो कर लेगी तो ठीक से वो कोई भी काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए होता है कि एक जगह पे क्या है, पहिए बनते हैं उसके, एक जगह पे उसका पूरा फ्रेमिंग बनती है, एक जगह पे उसका इंजन बनते हैं। तो क्या हो, फिर वो नए नए नवाचार, नए नए इनोवेशंस लागू करते हैं, बढ़िया करते हैं। और एक जगह केवल असेंबली बस उनकी होती है, तो जोड़ करके, और एक जगह जाते हैं तो उनकी पेंटिंग बस होती है। तो उसके लिए हर काम अलग अलग तरीके से जब होता है तो उसमें क्या बढ़ती जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है चीज़ों में, उनको स्पेसिफिकेशंस हो जाते हैं, उन चीज़ों में लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, और फिर आगे चल करके वो डेवलप करते हैं। लेकिन अगर सारे काम एक ही आदमी को दे दिए जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, कोई सा भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं जो, वो एक एक चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं ना। तो ऐसे ही तो PSC इन लोगों ने, इसने क्या कर दिया, सारे काम अलग अलग लोगों को दे दिए, सारे विभाग अलग अलग कर दिए, उनका काम डिसाइड कर दिया। तो ये इसने अच्छा काम कर दिया। ये स्वतंत्र PSC की स्थापना स्वतंत्र विभाग के रूप में कर दी। इसी के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। ठीक है, ये भी नॉर्मल है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसने क्या किया, शिमला में पहले अपना सैन्य हेडक्वार्टर स्थापित किया था, हमने पढ़ा ही है, और शिमला क्या है, इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही बनाया। तो हमने अभी चर्चा की है इस पर कि क्यों बनाए हैं लोग, क्योंकि ये शीत, जो इंग्लैंड है, यूरोप है, वो क्या है, वो ठंडा प्रदेश है, वो है ना, बारिश होती रहती है, बर्फ़ पड़ती रहती है, ठंडा प्रदेश है। वो गर्मी का महीना केवल 1-2 महीने ही बस होता है नॉर्मल, वो भी यहाँ की जैसे गर्मी नहीं होती है। तो इसके लिए क्या है कि वो लोग फिर ठंडा स्थान आते थे यहाँ पर भी, तो इंडिया में शासन करना तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे वो ठंडा प्रदेश ढूंढते थे कि ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें, है ना, क्लाइमेट के हिसाब से। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, शिमला में अपना सैन्य हेडक्वार्टर भी रखा है, और वहीं पर अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी, मतलब बाकी टाइम पे तो अपना कहाँ रहेंगे, इधर रहते थे, पूरा यहाँ रहेंगे, बंगाल में रहेंगे, उसके बाद में दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में रहेंगे, है ना, और जो भी यहाँ रहते, लेकिन ग्रीष्मकाल में जब उनको टाइम बिताना होता था तो यहाँ रहते थे वो, तो पूरा वहीं से अपना शासन का कार्यभार देखते थे वो। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बना दी थी, लॉर्ड डलहौजी ने। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया।
और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 1823 वर्ष रखी गई। अब देखो पीएससी का विभाग भी अलग बना दिया है और इन्होंने क्या कह दिया कि यहाँ पे उम्र 1823 वर्ष कोई भी एग्जाम दे सकता है। और दूसरी बात क्या है, कंपनी के जो अधिकारी हैं वो नहीं बनेंगे, कंपनी के जो अधिकारी हैं वो सेलेक्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, लोगों को। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया न, मतलब कि केवल कंपनी के ही अधिकारी, आईसीएस वाले अधिकारी नहीं बनेंगे। पहले क्या बनते थे, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये लोग उसको ये बोलते थे, है ना। इंडियन सर्विस मतलब पीएससी से भर्ती होकर कौन आएगा, आईसीएस वाले आएंगे। तो इंडियन सिविल सर्विसेज अभी क्या होता था, केवल कंपनी के ही अधिकारी जाते थे, अधिकारी केवल अंग्रेज ही बन सकते थे। तो इसने कह दिया कि केवल अंग्रेज ही नहीं बन सकेंगे, अंग्रेज ही नहीं बन सकेंगे, अब कौन बन सके, सभी कोई बन सकेगा। आईसीएस कौन बन सकेगा, ऑल, मतलब इंडियंस भी बन सकेंगे, सभी कोई बन सकेगा। भारत में अधिकारी बनने के ऊपर रोक नहीं है किसी को भी, है ना। तो हमने क्या देखा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे जब 1833 का चार्टर आया था, जब 1833 का चार्टर आया था विलियम बेंटिक के टाइम पे, वहाँ पर क्या कहा गया था कि रंग, जाति, नस्ल के आधार पर किसी से नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसने भेदभाव किया, मतलब एक्चुअल में वो चीज़ लागू नहीं हुई। अब डलहौजी आया है, उसने क्या किया, ये अलग विभाग बना दिया और अब उसने लागू कर दिया। अब बोला कि जो कंपनी है, केवल कंपनी के अधिकारी भाग नहीं ले सकेंगे, सभी कोई भाग ले सकेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, हमारे लिए इंडियंस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई कि वो भी अब कंपनी में अधिकारी बन सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात उसने कर दी। लेकिन अब दिक्कत वाली बात क्या हो गई, परेशानी क्या हो गई कि इसने जो है एज क्राइटेरिया क्या रख दिया, 18 से 23। और इस टाइम पे इंडियंस में इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं था कि वो 18 साल में ही, मतलब जैसे 12th क्लियर किए, 12th क्लियर भी नहीं किए, 12th में है ना, उस टाइम लड़का 18 साल का हो जाता है, तो 12th में है और उसी टाइम पे एग्ज़ाम दे सके और बन सके। इंग्लिश में जो है एग्ज़ाम होता था और इसकी व्यवस्था कहाँ थी, इंग्लैंड में एग्ज़ाम होता था, इंग्लैंड, यहाँ भी नहीं होता था, इंग्लैंड में। एज क्राइटेरिया कम है उसका, दूसरा वो एग्ज़ाम हो रहा है इंग्लैंड में, तो यहाँ पर उनके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाती थी। तो इसलिए बहुत कम लोग, गिने चुने 2-4 भारतीय हमारे यहाँ पे आईसीएस में क्लियर कर सके हैं, है ना। इसलिए इनके मौका देने के बावजूद भी, मतलब एक कागजों में मौका तो दे दिया गया, लेकिन एक्चुअल में उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सही, सबके लिए परिस्थितियां समान नहीं थी। तो इसलिए अधिकतर फ़ायदा जो है वो अंग्रेज लोग ही उठाते थे, बहुत सारे वही बनते थे। केवल 2-4 गिने चुने भारतीय जो है हमारे यहाँ आईसीएस क्लियर किए हैं और बाकी अधिकतर काम वो अंग्रेज लोग ही किया करते थे, क्योंकि परिस्थितियाँ कंप्लीट उन्हीं के फेवर में, पढ़ाई लिखाई वही किए हैं, अंग्रेजी शुरू से वही पढ़ रहे हैं, है ना। और यहाँ के केवल जो संपन्न घरों के लोग रहते थे, जिनके कि पिताजी भेज दिए कि जाओ बेटा लंदन में पढ़ाई करो, है ना। तो जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी अपने हो गए, है ना, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हो गए, उन्होंने क्लियर कर लिया। और ऐसे गिने चुने लोगों ने क्लियर किया है जो कि शुरू से ही बाहर चले जाते थे पढ़ने के लिए, और एज भी क्राइटेरिया मैच करता उनका और एजुकेशनल क्राइटेरिया मैच करता, वही बन जाते थे। बाकी ये सभी के लिए नहीं था, मतलब खोलने के बावजूद भी सभी के लिए नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी एक तरीके से खोला तो सही इसने 1833 में किया था सबसे पहली बार, लेकिन लागू कब हुआ, 1853 में लागू हुआ, 20 साल बाद। और ये परीक्षा के माध्यम से, अब क्या होगा, परीक्षा होगी। पहले क्या होता था, नॉमिनेट कर देते थे, हाँ आप अधिकारी बन जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, इस तरीके से नॉमिनेट कर देते थे। अभी क्या किया, अब इन्होंने बोला कि परीक्षा होगी, उसका माध्यम अंग्रेजी होगा, 18 से 23 साल होगा, इंग्लैंड में होगी और सभी के लिए होगी, उन्होंने कह दिया। और परीक्षा होगी, जो पास करेगा वही आ पाएगा। तो प्रोफेशनल तरीके से इसने एग्ज़ाम को लेना शुरू कर दिया, मतलब एक टैलेंट जो वो है, मतलब नॉमिनेट नहीं किया जा सकता किसी को कि आपका लड़का है तो आ जाओ, है ना। मतलब एक एग्ज़ाम लेकर के जो योग्य व्यक्ति होगा वही आ पाएगा। नहीं तो ऐसे में क्या है, तो भारत उस टाइम पे क्या था, बहुत बड़ा एक कमाई का जरिया था। जितनी इनकी जो अंग्रेज़ों की सैलरी होती थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती थी अंग्रेज अफसरों की होती थी इंडिया में, अपने लिए हाई सैलरीज रखते थे। तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी के माध्यम से देखा जाता था कि वहाँ इंडिया में अफसर बन करके जाओ और खूब पैसा कमाओ, 20 साल 30 साल 5 साल ही कर लो, वहाँ पे जितना भी करना है कर लो। गवर्नर के लिए 5 साल है, बाकी सबके लिए तो 20-30 साल रहता होगा ना, बाकी छोटे अधिकारियों के लिए। तो वो जाते थे और फिर वापस आते थे, तो इंग्लैंड में खूब इज्जत मिलती थी उनको भी नवाब कहते थे कि नवाब आ गया, जो ऐसे कि जैसे बहुत बड़ा खजाना लूट करके आया हो, और खजाना लूट करके जाते ही थे। तो इसके लिए बहुत ही रेप्यूटेड सर्विस थी ये। तो इसमें आने के लिए अंग्रेज मरे जाते थे कि हम जाएंगे हम जाएंगे। तो जब ये उसने देखा तो बोला कि नहीं, हम ऐसे नहीं ले सकते किसी को, परीक्षा की व्यवस्था करो।
परीक्षा की व्यवस्था करो, सभी को, जो योग्य होगा वो आएगा और जो नहीं होगा उसको नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं किसी को भी नहीं ले लिया जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या कर दी, परीक्षा की व्यवस्था कर दी। अब देखिए इसमें क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, है ना। अब देखिए 1800 जब यहाँ पे इनको खोल दिया गया तो 1863 में हमारे जो पहले भारतीय कौन हो गए, सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना। और सत्येंद्र नाथ टैगोर सिमिलर टू रविन्द्रनाथ टैगोर, भाई ही है उनके, है ना। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो ये हो गया 1863 प्रथम सिविल सेवा क्लियर करने वाले जो व्यक्ति हैं वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। उनका घर जो संपन्न परिवार था, है ना, और हर कोई पढ़ाई लिखाई की तरफ रुझान रखता था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को हम ना गुरु जी कहते ही हैं, उनको हर चीज़ में आगे थे, कवि थे, चित्रकार भी थे, है ना, और कहानी, उपन्यास और पेंटर सब कुछ थे वो, है ना। तो इसका मतलब है उनके घर का माहौल इस तरीके से था, तो वो सारे पढ़े लिखे लोग थे उनके घर में। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो पहले भाई थे वो ICS बन गए थे, है ना। ये है। अब देखो यहाँ पर है अभी क्या हो रही है, 1853 से परीक्षा हो रही है, कौन सी, इंग्लैंड में। अभी परीक्षा जो हो रही है 1853 से क्या किया गया, देख क्या क्या टर्म कंडीशन आ गई। पहली बात तो एज है 1823 रहेगी, है ना। 1823 से जो PSC की जो परीक्षा हो रही है, ये ICS सेवा भर्तियों के लिए एज 1823। दूसरा, लंदन में एग्जाम होगा। तीसरा, अंग्रेजी माध्यम रहेगा, है ना। ये अंग्रेजी माध्यम है, लंदन में होगी और 1823 से के बीच में एज रहेगी। तो इनको कोई क्लियर करता वही ICS का अधिकारी बन पाएगा, ठीक है। ICS मतलब आजकल की जैसे हम PSC है तो एक्चुअल में PSC है, जैसे SDM बन जाते हैं वैसे, और ICS अधिकारी उससे भी बड़ा। कलेक्टर को उस टाइम क्या, जैसे आज का कलेक्टर SP होता है वैसे उस टाइम क्या थे, ICS के अधिकारी थे, है ना। तो ये है। अब देखिए उसके बाद में बहुत ज़्यादा फिर हमारे यहाँ भी कांग्रेस आ गई, है ना। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड उठाना शुरू कर दी कि आप कैसे ऐसे हमारे इंडियंस को बराबर का मौका ही नहीं दे रहे हैं, आप अंग्रेजी में पहली बात तो ले रहे हैं, और दूसरी बात क्या ले रहे हैं, आप लंदन में परीक्षा ले, तो कितने लोग वहाँ पर जा पाएंगे। कांग्रेस हमारे जब सिनेरियो में सामने आई, कांग्रेस का स्ट्रगल चालू हुआ, है ना। तो उसके बाद फिर लोगों ने 1922 में क्या कर दिया है, जब हमारे यहाँ पे इंडियंस ने बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू किया, तो 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा का आयोजन किया जाने लगा। मतलब अभी क्या है, अभी यहाँ लंदन में तो हो ही रही है और साथ में हो रही है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में सेंटर भी उन्होंने बना दिया, लेकिन परीक्षा का माध्यम अभी अंग्रेजी ही है ना। परीक्षा का माध्यम क्या है, अंग्रेजी ही है, अंग्रेजी ही है। और एज क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत बदलाव होता रहा है। कोई आया तो 20 का 23 से कर दिया 20 से कर दिया 19, है ना। तो एज क्राइटेरिया में बदलाव होता रहा है, लेकिन जगह का जो है कि इन्होंने कह दिया कांग्रेस वालों ने कि लंदन में भी होगी लेकिन हमारे इलाहाबाद में भी होगी, इसको मान लिया गया। इलाहाबाद में ठीक है, लेकिन माध्यम क्या रहेगा, अंग्रेजी ही रहेगा। और जो UPSC का जो माध्यम है अंग्रेजी से जो हिंदी हुआ है और बाकी लैंग्वेजेस में भी लिया जाएगा, वो बहुत बाद में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ ये शुरू हुआ है 1989 से। बताओ, हिंदी वगैरह में शुरू होना, मतलब हमारे भारतीय भाषाओं में इसका एग्ज़ाम शुरू होना कब हुआ है, 1989 से। अदरवाइज पहले कब से, पहले केवल इंग्लिश मीडियम में ही होता था। अभी भी देखिए जो UPSC है वो इंग्लिश मीडियम के लोग ही ज़्यादातर क्लियर करते हैं, है ना। तो उनका रेशियो हमेशा ही ज़्यादा रहता है, 70 से 80% जो लोग हैं वो करते हैं। बाकी लोग भारतीय भाषाओं के, कन्नड़ा हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मराठी हो गई, है ना, इन सब क्लियर करते हैं। लेकिन अभी भी अंग्रेजी का वेटेज फिर भी ज़्यादा है ना। तो अभी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, उस समय कितना ज़्यादा रहा होगा समझ लीजिए। इक्का दुक्का लोग ही पहुंच पाते थे बाकी भाषाओं के, बाकी सब कोई अंग्रेजी वाले ही रहते थे। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो नरबली तो पहले ही प्रतिबंध किसने लगा दिया था, लॉर्ड हार्डिंग ने लगा दिया था। अब किसने रोकने का प्रयास किसने किया, नरबली को रोकने, तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। तो हमने ये देख लिया कि लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्य विस्तारक जो है, वो जो गवर्नर जनरल है, साम्राज्य प्रसार करता है, और उसने ये इसको कह सकते हैं साम्राज्यवादी शासक, साम्राज्यवादी शासक या गवर्नर जनरल कह सकते हैं इसको, है ना। जो साम्राज्य को अपने फैलाने की इच्छा रखता है, अपने साम्राज्य को, जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तारवादी शासक है या साम्राज्यवादी शासक है, वो कौन है, लॉर्ड डलहौजी है। उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई या व्यपगत के सिद्धांत की नीति अपनाई और सारे राज्यों का विलय करना शुरू कर दिया, है ना। इधर का विलय किया,
यहाँ का है, म्यांमार का विलय किया, बाकी राज्यों का सब में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसने सारे राज्यों को विलय कर दिया और उनको ब्रिटिश साम्राज्य के एक सूत्र और बहुत सारी संस्थाओं को उसने जन्म दे दिया। रेलवे को दे दिया, पोस्ट ऑफिस को दे दिया, यूनिवर्सिटी बना दी, PSC विभाग बना दिया और सार्वजनिक निर्माण विभाग बना दिया अलग से, है ना, सारे काम अलग अलग बांट दिए। तो उसने ब्रिटिश साम्राज्य को, वो तो हमारे लिए तो कुछ चीज़ें गलत कर रहा है वो, कि मतलब गलत तरीके से शासन छीन रहा है वो लोगों का, साम्राज्यों का, लेकिन छीनने के बाद फिर उसने सुधार करना भी चालू किया। तो इसलिए उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छे के काम के लिए भी याद किया जाता है। उसका नेगेटिव साइड भी है उसका और एक पॉजिटिव साइड भी है। अब अंग्रेज है तो जाहिर सी बात है अपना पक्ष वो सोच के चलेगा, है ना। तो उसने अपने हिसाब से एक काम सही किया उसने कि, है ना, तो हमारे लिए रेलवे भी फायदेमंद है ना, पोस्ट ऑफिस वाला व्यवस्था अभी भी है ना, PWD विभाग जो सरकारी जो इमारतें बनती है वो के लिए अभी भी है ना, PSC वाला अभी चल ही रहा है इसमें सारा कुछ करके। तो प्रोफेशनल तरीके से लॉर्ड डलहौजी ये सारा कुछ बना करके गया। तो उसके अच्छे काम भी हैं और कुछ हमारे भारतीयों के लिए कुछ गलत काम भी हैं, लेकिन अच्छे काम उसके ज़्यादा हैं। तो दोस्तों हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे।